वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आंग्ला मैसूर युद्ध। आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पहले से थोड़ा सा पढ़ चुके थे। पहले हमने ये देखा था कि दो राज्य होते हैं, भैमी राज्य और विजयनगर राज्य होते हैं। और भैमी राज्य जो होता है वो मुस्लिम बहुविल क्षेत्र होता है, विजयनगर जो होता है वो हमारा हिंदू वाला क्षेत्र होता है। और भैमी राज्य 5 राज्यों में हमारा ये बट जाता है और 5 राज्यों में से 3 राज्य विजयनगर के ऊपर हमला करते हैं, जिससे विजयनगर भी कई राज्यों में विभक्त हो जाता है। उनमें से ही एक राज्य था मैसूर राज्य है। ठीक है, अब मैसूर राज्य तो ये बन गया था जो हमने पिछली वाली वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ा था। अब मैसूर राज्य पे वैडियार वंश का शासन होता है, यानी कि इस पे जो वैडियार वंश होते हैं वो शासक करते हैं। जो शासक होते हैं वो 2 शासक होते हैं। अब इसमें क्या है, फौजदार के रूप में नंदू जो थे वो फौजदार के रूप में हैदर अली को लेके आते हैं। कहाँ पे? डोंडीगुल में फौजदार के रूप में हैदर अली को लेके आते हैं। हैदर अली कूटनीतिज्ञ थे, समझदार थे, तो ये मैसूर राज्य पे अपना शासन कायम कर लेते हैं अपनी कूटनीति और अपनी चतुराई से। उसके बाद में मैसूर के जो मैसूर से जो टकराव की स्थिति में रहते हैं वो देखो इसके हैं मराठा, निजाम और कर्नाटका और त्रावणकोर। ये पहले राज्य होते थे जो इस तरीके से था। तो मराठा तो ऑलरेडी, कर्नाटका जो था ऑलरेडी अंग्रेजों के पक्ष में ही था क्योंकि यहाँ पे मद्रास और पांडुचेरी हो चुका था। त्रावणकोर पे अंग्रेजों का दोस्त है या इसका सहपाठी मान लो। निजाम की जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? बेपैंती का लोटा, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। ये इनका कोई अपना अपना खुद का डिसीजन नहीं होता है। मराठा जो है एक ताकतवर शक्ति होती है। जो मराठा है वो ताकतवर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं, बहुत ताकतवर शक्ति इनके पास होती है। और मैसूर जो है उस टाइम अपने राज्य को ताकतवर बना रहा था, बनाने की कगार पे था। तो जो यहाँ का जो शासक होता है हैदर अली, वो समझ चुके थे, वो भाप चुके थे कि भैया मराठा अगर अंग्रेजों ने अगर आक्रमण किया साउथ के अंदर तो वो सबसे पहले आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। और इसी तरीके से आंग्ला मैसूर युद्ध होता है, अंग्रेजों के साथ में प्रथम होता है, फिर सेकंड होता है, जिसमें 1718 कितने 1782 में यानी कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान, जिसे बंगाल का शेर बोलते हैं, टीपू सुल्तान आके उनकी गद्दी पर बैठता है और जो अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई को वो कंटिन्यू करते हैं और 1784 तक उस लड़ाई को खींचते हैं और मैंगलोर की संधि करके उस लड़ाई को वो शांत करता है। यानी कि यहाँ तक था हमारा आंग्ला मैसूर युद्ध। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आंग्ला मैसूर युद्ध को हम जो सेकंड पार्ट तक हमने देखा था कि यहाँ पे मैंगलोर की संधि होती है। जो संधि होती है वो 1784 ईस्वी में होती है और टीपू सुल्तान हेस्टिंग्स से अलग करते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है और इस टाइम इनके गवर्नर जनरल होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल भी चेंज हो जाते हैं। जो हमारे हैदर अली थे वो कूटनीतिज्ञ थे, इनकी जो विशेषता थी वो कूटनीतिज्ञ थे। यानी कि देखो मराठा और निजाम, इनको ये अपने जब भी कोई युद्ध हुआ इन्होंने अपने साथ ले लिया और अंग्रेजों के ये फेवर में नहीं रहे, तो अंग्रेज इनकी ताकत से थोड़े से हिल जाते थे या डर जाते थे। और जो मैसूर के नए राजा बने थे, नए शासक थे, टीपू सुल्तान जो थे वो दूरदर्शी हैं ना कि कूटनीतिज्ञ, जो इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इनके और 2 युद्धों में। कूटनीतिज्ञ थे, ये दूरदर्शी थे। अब इनकी दूरदर्शिता ये थी कि जो हमारे देश में अंग्रेजी कंपनियां आती हैं तो ये व्यापार के पर्पज से आती हैं। तो टीपू सुल्तान क्या सोचते हैं? टीपू सुल्तान ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी व्यापार करूं, मेरे देश से व्यापार होता है तो मैं व्यापार करूं। तो ये व्यापार मंडल या विदेशी व्यापार की स्थापना करते हैं टीपू सुल्तान। उस टाइम पे क्या था, यूरोप में फ्रांसीसी का युद्ध छिड़ रहा था, फ्रांस की क्रांति चल रही थी। वहां पे पुनर्जागरण काल में फ्रांस की क्रांति चल रही थी। तो जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो ये फ्रांस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया, जो क्वेश्चन में पुट अप हो जाता है, इसके स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। अपनी सेना को फ्रांस की सेना के साथ इनका बहुत ही अच्छा मेल जोल था, बहुत अच्छे से इनकी बनती थी। तो फ्रांस से प्रभावित थे। फ्रांस की सेना से इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया। इन्होंने नए नए हथियारों को, क्योंकि इनका डांडी गोल था, वहां पे इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो वहां पे ये आधुनिक हथियारों का
प्रयोग करते थे, यानी कि आधुनिक हथियार इन्होंने अपनी सेना को दे रखे थे और ये अपनी सेना को प्रशिक्षित करवा रहे थे, जिसकी वजह से ये अंग्रेज लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। कोई भी देश या कोई भी राज्य और राजा अगर अपने राज्य को विकसित करता है या ज्यादा विकासशील आधुनिक करने की कोशिश करता है, वो अंग्रेजों की आंखों में खटकना शुरू हो जाता है। तो ये खटकने शुरू हो गए थे, अपनी सेना को उन्होंने प्रभावित, फ्रांस से प्रभावित। तो यूरोप में फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो इन्होंने टीपू सुल्तान ने क्या है, अपने आप को नागरिक टीपू सुल्तान घोषित किया। यानी ये सब चीजें क्या थी, ये फ्रांस से प्रभावित थी, ये फ्रांस की ही देन थी। इन्होंने अपने आप को क्या करा, नागरिक घोषित किया। नागरिक घोषित किया। ठीक है, नागरिक घोषित किया किसने, टीपू सुल्तान ने। नागरिक घोषित कर दिया। ये सब क्यों हो रहा था कि यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद में फ्रांस की जो क्रांति हो रही थी, ये उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसके रीजन से इन्होंने अपने आप को क्या करा, इस तरीके से इन्होंने घोषित। सुल्तान अपने राज्य को मॉडरेट कर रहे थे, यानी कि मॉडल बना रहे थे। ये सिचुएशन जो थी मॉडर्न करने की, वो 90 तक तो खिंची, यानी कि 90 तक तो अंग्रेजों ने देखा, और उसके बाद में अंग्रेजों के नजरों में ये किरकिरी बनने लगे। और 1784 में एक पीट्स इंडिया एक्ट भी आया था हिंदुस्तान के पास में, क्या है, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया। पीट्स इंडिया एक्ट आ गया। जब पीट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें अंग्रेजों के जितनी भी रेजिडेंसी थी, जितनी भी इन्होंने खोल रखी थी, क्योंकि देखो अंग्रेजों ने यहाँ से ऊपर पे सारा इन्होंने अपना कब्जा हासिल कर रखा था। अवध हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब पे क्या था, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। तो जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, और यहाँ पे त्रिवणकोर में भी इन्होंने कब्जा था, यहाँ पे भी इनका कब्जा था। तो जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, 1884 में जो पीट्स इंडिया एक्ट आया, उसके अंदर एक बदलाव आ गया। बदलाव क्या आ गया कि और अमेरिका जो था वो ब्रिटेन के हाथों से बिल्कुल निकल गया था। उसके बाद में जो ब्रिटेन का पूरा फोकस हो गया था, वो पूरा फोकस इनका किसके ऊपर हो गया था, वो इंडिया के ऊपर इनका पूरा फोकस हो चुका था। जब इनका इंडिया के ऊपर पूरा फोकस हो गया था, इन्होंने कुछ रूल्स भी लागू कर दिए थे इंडियंस के लिए। वो इंडियन सिटीजन को भी प्योरिटी देना शुरू कर दी थी, और खुद भी प्योरिटी थे कि इंडियन सिटीजन को ये दिखाए कि हाँ, हम लोग आपके साथ हैं। जो इनकी अब गवर्नर जनरल के रूप में कर्नवालिस को भेजा गया, और कर्नवालिस को सीधे सीधे शब्दों में ये कहा गया कि अब युद्ध नहीं होने चाहिए, आपको जो करने हैं वो कूटनीति से करिए, अब युद्ध नहीं होगा। क्योंकि देखो उन्होंने कर्नाटका का युद्ध कर लिया था, पानीपत का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, इन्होंने बहुत सारे मराठा अंग्रेज बहुत सारे युद्ध इन्होंने करे थे। और जब प्लासी का युद्ध था, बहुत सारे युद्ध कर लिए थे। तो युद्ध से क्या होता था कि इनकी सेना में बहुत ज्यादा इनको खर्च करना पड़ता था, हम लोगों को भी खर्च करना पड़ता था, बट इन्हें भी खर्च करना पड़ता था, जिससे कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ जाता था। तो कर्नवालिस को ये कह के भेजा था कि आपको कूटनीति करनी है, नहीं, आपको युद्ध नहीं करना है। उनके दिमाग में ये भरा गया था कि कूटनीति के थ्रू जो काम हो वो करो, युद्ध नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे तीसरे युद्ध की जो एक बनती है, तीसरे युद्ध की क्या बनती है, तीसरे युद्ध की भूमिका बनती है, अंग्रेज बनाते हैं कि देखो हमारे त्रिवण कौन है, ये त्रिवण कौन है हमारा, तो यहाँ पे कोचिंग है, ये यहाँ पे छोटा सा है, कोचिंग है। कोचिंग के पास में अपने दो राज्य हैं, दो कह लो, तो वो क्या है, वो देना चाह रहा था, और त्रावणकोर इन राज्यों को लेना चाह रहा था। अब जो कोचिंग है, तो मैसूर ये समझता था कि कोचिंग पे हमारा राज्य का कब्जा है, तो उसे हमसे पूछना चाहिए त्रावणकोर को, ऐसे कैसे वो इनसे ले लेगा। तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब जो इनके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, त्रावणकोर के ऊपर हमला कर दिया, और त्रावणकोर किसके उसमें था, अंग्रेजों के उसमें था, क्योंकि अंग्रेजों का मददगार था, अंग्रेज इसके दोस्त थे। तो जब त्रावणकोर के ऊपर हमला हुआ, तो अंग्रेज यहाँ पे इनके सपोर्ट में आ गए। जब अंग्रेज सपोर्ट में आ गए, तो अंग्रेजों ने क्या काम करा, पेशवा यानी मराठा और निजाम, इनको भी अपने साथ ले लिया। जो इनकी पहले से चाल चलती थी, क्या कह के साथ ले लिया मराठा को अंग्रेजों ने, कि मैं तुम्हें भूमि दूंगा, यानी कि
थोड़ी सी भूमि है, थोड़ा सा यानी कि राज्य आपको दूंगा और पैसे भी आपको दूंगा। तो निजाम और मराठा भी अंग्रेजों के साथ हो लिए थे। जो तीसरा हमारा युद्ध हुआ था, जो थर्ड मैसूर युद्ध हो रहा था, उसमें क्या था, मराठा प्लस निजाम और प्लस अंग्रेज। अब देखो ये इसमें इनकी कूटनीति देखो कि ये टीपू सुल्तान जो थे वो दूरदर्शी थे। अब तक के दो युद्धों में हमने क्या देखा था, अब तक के दो युद्धों में हमने देखा कि हैदर अली ने निजाम और मराठा को अपने साथ ले रखा है। और अब तीसरे युद्ध में क्या हुआ कि निजाम और मराठा अब किसके साथ है, अंग्रेजों के साथ है। और ये किससे युद्ध कर रहे हैं, मैसूर से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि मैसूर ने त्रावणकोर के ऊपर टीपू सुल्तान ने युद्ध छेड़ दिया है। और अभी उनकी सेना इतनी मजबूत या प्रशिक्षित सेना नहीं है कि वो तीनों, यानी कि देखो इधर से भी युद्ध हो रहा है, इधर से भी आ रहा है, प्लस यहाँ से भी युद्ध चल रहा है, कि इन सबको वो झेल सके। तो मराठों का इनके साथ में, यानी कि इनका निजाम, यानी कि अंग्रेजों का इनके साथ में, टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध, इनका युद्ध इनके साथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब इनका युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो इनके युद्धों में क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, जब तीन तीन शक्तियां उनके साथ में लगेंगी तो वो जीतेंगे। अब देखो यहाँ पे मराठा, यहाँ देखते हैं अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम। अंग्रेज जो लोग इन्हें लालच देते हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आता कि आज ये मैसूर का अंत कर रहे हैं, कल को वो तुम्हारा भी अंत करेंगे, क्योंकि उन्हें तो राज्य कायम करना है, पूरे हिंदुस्तान पे इनको राज्य करना है, ये समझ में नहीं आता है इनको। तो ये क्या काम करते हैं, इनके साथ में मिल जाते हैं। इनकी राजनीति रहती है, अंग्रेज लोगों की ये पूरी राजनीति रहती है कि हम क्या करते हैं, हम देखते या परखते नहीं है और बिना सोचे समझे साथ दे देते हैं अंग्रेज लोगों का, जिसकी वजह से नुकसान हमारे ही देश को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि इधर का पूरा कब्जा अंग्रेजों के हाथ में था, नीचे भी ये इनके हाथ में चला गया था, इधर भी इनके हाथ में था, बचे ये दो ही थे। अब यहाँ से मैसूर भी खत्म हो जाएगा, रहेगा मराठा, और लास्ट में मराठा को भी ये खत्म कर देंगे। निजाम का क्या है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, यानी कि बेपैंदी के लोटे। निजाम क्या थे, बेपैंदी के लोटे। अब अंग्रेज लोग हैं, आंग्ला मैसूर युद्ध थर्ड होता है ये। आपको पूरा डिटेल में एक चार्ट बना के मैं अभी दूंगी ताकि आपको अच्छे से इजी से हो जाए, बस एक स्टोरी के रूप में आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम है, तो ये आंग्ला मैसूर युद्ध होता है जिसमें मैसूर में टीपू सुल्तान हार जाते हैं। ठीक है, हारने यहाँ पे संधि किसकी होती है, रंगापट्टनम की, यानी कि किसकी होती है, इनकी अपनी राजधानी की। अब देखो अब तक क्या था, अब तक पल्ला भारी था हैदर अली का, और वो बहुत नॉर्मल तरीके से संधि करते हैं। अब पल्ला किसका भारी है, अब पल्ला भारी है अंग्रेजों का, और वो देखना वो कितनी चालाकी से वो चीजों को निकालते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हुई थी, जब यहाँ पे संधि हुई थी, संधि किसकी हुई थी, रंगापट्टनम की संधि हुई थी। संधि में क्या था, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या कंडीशन थी, 3 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया था, 3 करोड़ रुपए का मुआवजा। ठीक है, क्यों लिया था, जो भैया लड़ाई में खर्च हुआ था वो तुमसे ही तो वसूलूंगा मैं, और कहाँ जाऊंगा, मैं तो अंग्रेज हूं, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं, ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं। आगे देखो, अब पहली कंडीशन तो ये हुई थी संधि की। सेकंड क्या हुई थी, इन्होंने आधा राज्य ले लिया था। क्या ले लिया था इन्होंने, राज्य ले लिया, आधा राज्य। भाई आधा राज्य अंग्रेजों ने अपने पास में क्या रखा, मालवार का तट अपने पास में रख लिया, मालवार का तट प्लस डिंडवाना रख लिया अपने पास में, जहां पे आधुनिक सत्याग्रह था इनका। डिंडवाना रखा, मालवार का तट रखा, यानी कि पूरा तट वाला एरिया इनका हो गया, और डिंडवाना इन्होंने अपने पास रख लिया, जो इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मराठा और पेशवा निजाम को क्या मिला है, मराठों को क्या मिला, मराठों को मिला तुंगभद्रा का जो एरिया है ना, वो इधर की तरफ ही पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई रहती थी मैसूर। तुंगभद्रा का उत्तरीय क्षेत्र, ठीक है, मराठों को क्या है, पूछ लेते हैं, ये तुंगभद्रा नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी का उत्तरीय क्षेत्र किसको दे दिया गया, मराठों को। और निजामों को क्या मिला, निजामों को मिला कृष्णा, और कृष्णा नदी जो बहती है हमारी, कृष्णा और पिन्नौर रिवर बहती है, इनका क्षेत्र मिल गया, इनका क्षेत्र इनको दे दिया, यानी कि
थोड़ा थोड़ा एरिया दे दिया। कर्नवालिस का एक स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ही मशहूर है। क्या मशहूर है स्टेटमेंट इनका? मैंने अपने दोस्तों को ज्यादा मजबूत नहीं होने दिया और अपने दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दिया। देखो, अपने पास तो इसने मालवार का और ये के डिडवाना भी रख लिया, आधुनिक शस्त्रागार रख लिया, मालवार का पूरा तट रख लिया ताकि इन्हें व्यापार करने में इजी पड़ जाए, और मराठा और निजाम को दिया तुंगभद्र का ऊपर वाला क्षेत्र, और निजाम को कृष्णा और पिन्नौर नदी का थोड़ा सा क्षेत्र दे दे कि तुम इसमें खुश हो जाओ। तो इसका जो राज्य था वो इतना इतना बढ़ गया और इतना बड़ा इसका राज्य रह गया, मैसूर इसका राज्य रह गया। और प्लस क्या था कि जब 3 करोड़ रुपए पूरे दे दो तो इसके 2 बच्चे थे, यानी इनके दोनों बच्चों को बंदी बना लिया गया, दोनों बच्चों को बंदी बना लिया गया कि जब ये पैसे अदा कर दो तो अपने बच्चों को ले आना। और हिस्ट्री में इसके बाद से इनके बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये थी अंग्रेजों की संधि करने की एक रियायत कि वो किस तरीके से संधि करते हैं, और हैदर अली ने किस तरीके से अंग्रेज लोगों के साथ में संधि की थी। और बाकी जो उनकी फॉर्मेलिटी रहती है कि कोई अगर कोई मेरे पे आक्रमण करता है तो आपकी सेना को अवेलेबल रहना पड़ेगा उनके साथ मेरे लिए सहायता प्रदान करने के लिए, और इस तरीके से संधि हुई थी। तो ये था सेकंड इनका युद्ध हो गया था। सेकंड इनका क्या था? थर्ड इनका आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें श्रीरंगपट्टनम की इनको संधि करनी पड़ गई थी। ठीक है, और कर्नवालिस के साथ में हुआ था, ये भी पूछे थे गवर्नर जनरल को। अब इतना हो गया था, अब अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा था कि भैया मैसूर पे पूरा कब्जा, यानी कि मैसूर पूरा मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसे कैसे मैसूर में अपने हाथों से छोड़ दूंगा। कर्नवालिस से अब बेलेजली आ जाते हैं। अब इसके फोर्थ युद्ध में कौन आ जाते हैं? बेलेजली आ जाते हैं। कौन आते हैं इसमें? फोर्थ में बेलेजली आ जाते हैं। तो बेलेजली जब आ जाते हैं इनके फोर्थ वाले में, तो बेलेजली जो लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? बेलेजली लेके आते हैं, बेलेजली लेके आते हैं सहायक संधि। ठीक है, आंग्ला मैसूर युद्ध हम अब बात करेंगे फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध की। ठीक है, इसकी रणभूमि, इसकी जो भूमिका है कैसे बनती है। तो बेलेजली बेलेजली क्या करते हैं? बेलेजली लेके आते हैं सहायक संधि, क्योंकि देखो पहले से ही जो पीट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था उसमें पहले से ही हो गया था कि युद्ध बुद्ध नहीं करना है, लेकिन कर्णवालिस को अपनी अंदर की आग निकालनी थी तो उनका युद्ध हो गया था भैया। अब सहायक संधि है, संधि के बारे में समझ लेते हैं। सहायक संधि क्या है? आप अपना राज्य हमारे हवाले कर दो, यानी कि सहायक संधि का इस सहायक संधि का मतलब क्या होता है समझते हैं कि आप अपना राज्य हमारे हवाले कर दो, एक हम वहां पे आपके राज्य में एक रेजिडेंस रखा जाएगा, जो विदेशी हमले होंगे, विदेशी व्यापार होंगे, उन सबको आप उससे पूछ के करेंगे, आप बिना पूछे आप उससे कुछ नहीं कर सकते। प्लस हमारी सेना रखी जाएगी, उस सेना का जो खर्चा है वो आप लोग दोगे, उसका खर्चा आप लोग दोगे। अगर आप खर्चा नहीं दे सकते हो तो आप लोग हमें क्या दोगे? उतना एरिया देना जिसके राजस्व से उस जो हमारी जो सेना है उसका खर्चा हम लोग निकाल पाए। तो ये सहायक संधि थी। एक हमारे यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ राजा कराते थे, उनका घोड़ा छोड़ दिया जाता था। भैया जब उन्होंने बहुत सारे राजाओं राज पे कर लेते थे, बहुत सारे युद्ध जीत लेते थे, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, तो ये घोड़ा छोड़ देते थे अश्वमेध युद्ध यज्ञ के द्वारा। तो वही इन्होंने अंग्रेज लोगों ने देखा या समझा जो भी है, इन्होंने क्या काम करा? सहायक संधि को अश्वमेध घोड़े की तरह था, जहां भी जिस भी राज्य में गए हमने सहायक संधि करनी है जी बता दो, तो कोई भी इनसे बिना लड़े सहायक संधि कर लेगा। निजाम के साथ में इनकी सहायक संधि हुई थी 1798 में, सहायक संधि हुई थी निजाम के साथ में, तो निजाम ने इजीली कर दी थी। अब वही सहायक संधि किसके पास आई थी? टीपू सुल्तान के पास आई थी, पर टीपू सुल्तान ने उस संधि के लिए मना कर दिया था कि मुझे ये संधि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कर्नवालिस ने उनके साथ में लड़ाई करी थी। अब इस लड़ाई में बेलेजनी ने लड़ाई करी टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि सहायक संधि के लिए क्या कर दी थी? ना कर दी थी। लड़ाई करी, लड़ाई में क्या हुआ? बेलेजनी ने वही मराठा और निजाम को साथ में लिया और फिर से टीपू सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान का आधा राज तो चला ही गया था, उनकी स्थिति कमजोर थी और टीपू सुल्तान को मैसूर के अंदर खत्म कर दिया गया, यानी कि पूरे जड़ से खत्म कर दिया गया। और वहां पे क्या हुआ? एक फिर से बांडियार वंश का स्थापना की गई। उसके छोटे से लड़के को, जो नाबालिग बच्चा था, उसको गद्दी पे बिठाया गया। बिठाने के बाद में उस बच्चे से सहायक संधि पे हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाया गया और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया गया। तो ये अंग्रेजों की एक सोची समझी अपनी रणनीति रहती है कि हमें ये करना है। फिर से मैसूर राज्य पे बांडियार वंश का
शासन हो गया, शासन क्या हो गया, सिर्फ दिखावे के लिए शासन हो गया, बाकी तो वो अंग्रेजों के हाथ में ही चला गया था। तो ये कहानी थी मैसूर में आंग्ला मैसूर युद्ध कितने हुए थे। हमारे 4 आंग्ला मैसूर युद्ध थे, उनका डिटेल हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिटेल में हुआ था। और अगली बार अब जो हम मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ मुलाकात होगी। आंग्ला मैसूर युद्ध को हम एक बार फिर से थोड़े से शॉर्ट रूप में एक बार देख। ये है हमारा युद्ध काल खंड, यानी कि काल यानी कि कौन सा समय था, फिर शासक है, गवर्नर जनरल, परिणाम और संधियां। तो फर्स्ट हमारा जो आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1767, हैदर अली थे इसमें शासक, गवर्नर जनरल वेरेलास था। क्या हुआ था, हैदर अली की जीत हुई थी, हैदर अली जीता था और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। दूसरा जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच चला था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और 82 से लेके 84 तक टीपू सुल्तान थे, वेरिंग होस्टिंगस थे। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान बने थे। मैंगलोर की संधि हुई थी 1782 में। फिर थर्ड जो हुआ था, थर्ड था हमारा 1790 से 92 तक, टीपू सुल्तान कर्नवालिस है। टीपू सुल्तान की स्थिति नाजुक थी, यानी हारे थे ये, और रंगापट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, जो पूछ लिया जाता है आपसे। और चौथा है हमारा 1799 में, टीपू सुल्तान है, लॉर्ड वेलेजली है, टीपू सुल्तान मर गए थे और फिर से मैसूर पे बांडियार वंश की स्थापना हो गई थी। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और उतना ही बताया है जो टॉपिक से रिलेट है। वेलकम बैक टू, आपको ये मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरे चैनल को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।